साथियों नमस्कार। मैं इस एक वीडियो में आपको बेंजामिन ब्लूम, सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन इस तीनों जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लूम, जिसे हम बेंजामिन ब्लूम कहते हैं, और इन्होंने ब्लूम का टेक्सोनॉमी का सिद्धांत दिया है। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी के क्या शैक्षणिक उद्देश्य हैं? बेंजामिन ब्लूम, जो कि अमेरिका के निवासी थे, इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, अर्थात कौन कौन से शैक्षणिक उद्देश्य होते हैं उनको इन्होंने वर्गीकृत किया है और अलग अलग पक्ष दिया है। सबसे पहले आया ज्ञानात्मक पक्ष। इन्होंने बेंजामिन ब्लूम ने पहला पक्ष कहा ज्ञानात्मक पक्ष, और इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है, अर्थात मानसिक बुद्धि से संबंधित होता है, ज्ञान से संबंधित होता है। इसका उद्देश्य सरल से कठिन, निम्न से उच्च स्तर तक ली जाने वाली दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जिसे 6 भागों में पुनः बांटा गया है। और ये 6 भाग जिसमें आता है ज्ञान, जिसमें याद करना, स्मरण करना, बोध आता है, जिसमें समझ विकसित करना, अनुप्रयोग अर्थात परिस्थिति के आधार पर उनका उपयोग कर पाना, चौथा है विश्लेषण कर पाना, अर्थात अलग अलग भागों में विश्लेषण करने की क्षमता, पांचवा आता है संश्लेषण, और छठवां आता है मूल्यांकन, अर्थात सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन कर पाना। आप जब भी कोई कार्य करते हैं या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिस परिस्थिति का सामना आप अपने बुद्धि या विवेक के आधार पर ही करते हैं, और जब आप बुद्धि के आधार पर करते हैं तो यही 6 बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि उस चीज को आप ज्ञान स्मरण करते हैं, याद करते हैं, एक समझ विकसित करते हैं, फिर उस परिस्थिति के आधार पर उनका आप उपयोग कर पाते हैं। दूसरा पक्ष दिया था ब्लूम ने, वो है भावनात्मक पक्ष, और इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें व्यक्ति भावनात्मक रूप से गुजरता है, और इसमें उत्साह, तारीफ, प्रेरणा आदि आता है। इसके भी 5 भाग हैं। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है अग्रहण या ध्यान देना, दूसरा है अनुक्रिया करना, तीसरा है आकलन, चौथा है संगठन, और पांचवा है मूल्यों का चरित्रीकरण। तो इस तरह से बेंजामिन ब्लूम ने भावनात्मक पक्ष में भी ये 5 भाग बताया। इसके अलावा इनके तीसरे पक्ष की बात करूं तो वो है क्रियात्मक पक्ष, और क्रियात्मक पक्ष में शारीरिक कौशल, मोटर स्किल, यानी कि जितने कौशल है, सूक्ष्म कौशल, स्थूल कौशल, जो शारीरिक क्रिया से संबंधित कार्य होते हैं वो आते हैं, और इसे भी ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है। और ये 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन, दूसरा है आधारभूत अंग संचालन, तीसरा है शारीरिक योग्यताएं, चौथा है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, पांचवा है कौशल युक्त अंग संचालन, और छठवां है सुसंबंध या सांकेतिक संप्रेषण। इस तरह से इन्होंने क्रियात्मक पक्ष तीसरा बताया, अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, 3 तरह से इन्होंने शैक्षणिक उद्देश्य का वर्णन किया है। किसने? आपका बेंजामिन ब्लूम ने। क्लियर है? दूसरा आता है सिगमंड फ्रायड। इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। याद रखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? अगर प्रश्न आए तो आपको याद रहना चाहिए, सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है, अर्थात जो मन है, जो मस्तिष्क है, उसका कैसे विश्लेषण किया जाता है? तो मन या मस्तिष्क को
सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार से बताया, यानी कि 3 प्रकार के मन होते हैं, 3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं। क्या क्या? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। सबसे पहले चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। तो चेतन मन क्या होता है? देखो, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है, अर्थात वर्तमान में हो रही परिस्थिति या घटना जो कि तुरंत याद आ जाता है, चेतन मन में होता है, अर्थात वो चेतन अवस्था में, सचेत अवस्था में होता है, जिसको हम तुरंत याद कर लेते हैं। दूसरा आता है अर्धचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। कोई चीज की जानकारी तुरंत नहीं मिलता, बल्कि कुछ समय के बाद जानकारी मिलती है, यानी कि कोई चीज तुरंत याद नहीं आता, कुछ समय के बाद में याद आता है या जानकारी प्राप्त होती है, उसको अर्धचेतन मन कहा जाता है। तीसरा आता है अचेतन मन, और अचेतन अर्थात अचेत हो जाना। इसमें वे बातें होती है जो हम पूरी तरह से भूल चुके होते हैं और उसको बार बार याद करने के बाद भी वो हमें याद नहीं आता। इस तरह से मन या मस्तिष्क के 3 प्रकार बताया इसने आपके सिगमंड फ्रायड ने। इसी तरह से सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के भी 3 भाग बताए। व्यक्तित्व के यानी कि किसी व्यक्ति में 3 तरह के गुण देखने को मिलता है, जिसके कथन ना हमन घमंड हो गए ओला, वो घमंड ही व्यक्तित्व है। व्यक्ति के 3 भाग हैं। पहला है इदम, दूसरा है अहम और तीसरा है परा अहम। इदम, अहम, परा अहम। इदम ईगो, इड ईगो और सुपर ईगो। तो इदम क्या है? देखो, इदम, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता आती है। इदम यानी कि व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं जरूरी चीजें, खाना पीना, एग्जाम्पल में देखिए जैसे भूख लगना, प्यास लगना, कामुकता की भाव, ये सब जरूरी चीजें हैं जो कि इदम के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अहम के बात करूं मैं तो यह आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, अर्थात परिणामों की चिंता करता है, जिसको हम ईगो कहते हैं, अहम कहते हैं। तीसरा आता है सुपर ईगो, जिसको परा अहम कहा जाता है। इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है तो वह नैतिक कार्य करने लगता है, और अहम की अवस्था में तो उसमें घमंड का भाव आ जाता है, अभिमान हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति परा अहम में पहुंचता है तो वह नैतिक कार्य करने लगता है, सही और गलत का फर्क करने लगता है। तो इस तरह से सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क या मन के 3 भाग और व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए हैं। तीसरे मनोवैज्ञानिक है एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आते हैं। एरिक एरिक्सन जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इसलिए इसे जर्मन के मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। याद रखना, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो एरिक एरिक्सन है। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। ये मनोसामाजिक सिद्धांत बार बार आने वाले प्रश्न हैं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया, और ये सिद्धांत क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के कुल 8 भाग बताए गए हैं। इस सिद्धांत के कुल 8 भाग बताए गए हैं, और मैंने ट्रिक के माध्यम से हमारी थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया है। विश्व पपरी, इसका फॉर्मूला देखो, विश्व पपरी पह आउस, विश्व पपरी पह आउस। ये मैंने अपने सहूलियत के लिए याद किया है भाई, आप अपने सहूलियत के हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, विश्व अर्थात विश्वास बनाम। चलिए शुरू करते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत को, जिसमें पहला आता है विश्वास बनाम
अविश्वास। और ये जो अवस्था है 0 से 1.5 से 2 वर्ष तक की अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्यार मिलता है, यानी कि जब माता पिता से बच्चे को प्यार मिलता है तो उसके मन में विश्वास की भावना जागृत होती है। लेकिन जिस बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चों में अलगाव की भावना आ जाती है। दूसरी अवस्था क्या है, वो है स्वायत्तता बनाम शर्म। और ये 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस उम्र में बच्चे खुद कार्य करने की कोशिश करता है, अर्थात 2 से 3 साल का बच्चा रहने को छोटा होता है लेकिन कोशिश करता है कि मैं उस काम को कर सकूं। इसलिए इस उम्र में जब बच्चा अगर आप माता पिता हो तो आप इस बात को याद रखना, अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल का है तो उसको उसके लायक आप काम दीजिए, सरल काम दीजिए कि बेटा इसको ले आ, बेटा उसको सरल काम है ना, बेटी इसको ले आ, जो भी सरल काम हो। अगर आप उसको डांट दोगे, ना नकन हंस काय करे सकबे, अगर आपने डांट दिया तो बच्चों में शर्म की भावना आ जाएगी और यही नहीं करना है। समझ गए? चलिएगा तीसरा बिंदु देखिएगा, वो है आपका पहल बनाम अपराध बोध या पहल बनाम दोष। सॉरी, अपराध बोध नहीं है, पहल बनाम दोष। ये जो उम्र है 3 से 6 वर्ष की उम्र होती है। बच्चा थोड़े थोड़े जब बड़ा होने लगता है तो उसमें जिज्ञासा आने लगती है, उत्सुकता आने लगती है, वो चीजों को जानने की कोशिश करने लगता है। अगर बार बार वो बच्चा सवाल कर रहा है और माता पिता द्वारा उसको डांट करके दबा दिया जाता है तो बच्चे में दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बच्चा अगर बार बार सवाल पूछ रहा है तो वो जिज्ञासावश पूछ रहा है और उसके जिज्ञासा को शांत करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर बच्चा स्कूल जाने की उम्र हो गई तो शिक्षक का भी ये कर्तव्य है कि बच्चे के जो मन में उठे हुए लहर तरंग या वो सवालों का जो कहना चाहिए सिलसिला उनके माइंड में आ रहा है तो उसको आपको दबाना नहीं है भाई। ठीक, चलिएगा चौथा है परिश्रम बनाम हीनता। ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस उम्र में बच्चा माता पिता के साथ मिल करके छोटी छोटी परिश्रम करना शुरू कर देता है। भाई जाहिर सी बात है, 6 से 12 साल के लड़का है, वह छोटे छोटे काम लग कर डालते हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर अपने बच्चे को ऐसे काम दिया जाए जिसे वह नहीं कर सकता, मतलब देखो ये उम्र जो है ना, बच्चा को लगता है कि मैं काम कर सकता हूं, आप उनको वही काम दो जो बच्चे को आता है। जानबूझ के वो काम ना करे करके अगर उसको हैवी काम आपने दे दिया और अगर बच्चा उस काम को नहीं कर सकेगा तो बच्चों में हीनता की भावना आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। फिर जीवन भर आप अपने बच्चे को फिर कोढ़िया हंस, ऐसे हंस, वैसे हंस, आप कभी नहीं बोलना। इसलिए भाई उसको उसके स्तर के काम आप दो। 5वां आता है पहचान बनाम भ्रांति। पहचान बनाम भ्रांति 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस उम्र के बालक अपने दम पर खुद का पहचान बनाने की कोशिश करने लगता है। अर्थात बच्चा चाहता है कि मेरी पहचान मेरे दम में हो। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता तो उसके मन में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। क्यों? पहचान कैसे बनेगी? अगर बच्चा इस उम्र में होशियार बनेगा, टॉप करेगा तो उसकी पहचान होगी उसकी गांव, गली, मोहल्ले, शहर में, है ना। वो कोशिश करता है। तरीके कई सारे हो सकते हैं, मैंने तो केवल शिक्षा की बात की, ठीक है। आत्मीयता बनाम अलगाव, ये 6वां है। इसकी उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अब उम्र बढ़ गया, बालक से व्यक्ति बन गया, अर्थात अब युवावस्था में वो कदम रख चुका है। इस उम्र में व्यक्ति दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, अर्थात दूसरों के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करता है और अगर वो इस तरह से संबंध
नहीं बना पाता तो उसमें अलगाव की भावना आ जाती है। और ऐसे बालक जब बड़ा होकर इस उम्र में आते हैं तो या तो वो अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिसको सामाजिक व्यक्ति हम बोलते हैं ना, कोई अपराधी व्यक्ति होता है तो ये सामाजिक आदमी नो है बोल देते हैं, काबर समाज के लायक उनका व्यवहार नहीं होता, उनका व्यवहार पशु तुल्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता, और ये उम्र है 35 वर्ष से 65 वर्ष तक की उम्र सीमा होती है। इसमें व्यक्ति दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। भाई जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जो कि जिसकी न्यूनतम उम्र 35 और अधिकतम 65 साल का है, वो अपने से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचेगा। 35 वर्ष के है ओकर लोग लड़का हो गए है तो वह क्या सोची, मोर लड़का बढ़िया पढ़ी लिखी बोला अपन पैर में खड़ा हो जाए, है ना, मोर परिवार बढ़िया घर में रहे, मतलब अपने परिवार के बारे में वो ज्यादा सोचता है और भला करने की कोशिश करता है। लेकिन किसी कारणवश वो नाकामयाब रहता है तो उनमें स्थिरता की भावना आ जाती है। आठवां और अंतिम है संपूर्णता बनाम निराशा, और ये उम्र 60-65 के बाद की सीमा होती है दोस्तों। और इस उम्र में व्यक्ति प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाता है और इस उम्र में उसकी इच्छा पूरी हो चुका है, अर्थात ये उम्र ऐसा है कि उन्होंने अपने युवावस्था में क्या क्या किया वो सोचने लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने अपने जवानी में क्या क्या किया, क्या मैंने हर किसी की इच्छाओं को पूरी की, क्या मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों को बढ़िया नौकरी में देखूं, अपने नाती पोता को देखूं, उनकी इच्छा होती है। दोस्तों आप भी जवान हो, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपके पिताजी आपके दादाजी होंगे, वे भी यही चाहते होंगे कि आप भी सरकारी शिक्षक बन जाएं, ताकि उनको ये लगेगा कि मैंने जो है अपने बच्चे को शिक्षा दी वो आज सार्थक हो गया। और ये उम्र ही ऐसा है जब व्यक्ति सोचने लगता है, और अगर उनको लगता है कि मैं जो है कुछ काम को अधूरा छोड़ गया और आज बुढ़ापे की इस अवस्था में हूँ, तो वो सोच करके निराश होने लगता है। तो इस तरह से ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिसमें हमने देखा बेंजामिन ब्लूम, सिगमंड फ्रायड और एरिक एरिक्सन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही हैं। इसी तरह से बाल विकास के और मनोवैज्ञानिक हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नए साथी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।